दोस्तों पहला वाला आज का जो एडिटोरियल रहने वाला है हमारा ये पार्टिकुलरली अभी राजस्थान सरकार ने वहाँ के कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास किया है। इसका मुख्य मकसद है एक ऐसा हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करना, बनाना, जो स्टूडेंट को उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं सुसाइड करते हैं। कोचिंग सेंटर में 88 स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, जिसमें से 70 सिर्फ कोटा में हुई है, जो इंडिया की कोचिंग कैपिटल माना जाता है। पास्ट 5 इयर्स में 78 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बाद कोर्ट का भी दिशा निर्देश रहा था। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टूडेंट स्ट्रेस का स्टडी करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को कमीशन दिया था। इस रिपोर्ट ने भी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। इसके बाद नो नेशनल रेगुलेशन, नेशनल लेवल पर भी रेगुलेशन नहीं है। इसके चलते चलते भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ गया। एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहे कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कोई नेशनल लेवल का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ढांचा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी कुछ अदर इश्यूज थे, जैसे कि कोचिंग सेंटर में फाइनेंशियल फ्रॉड होना। ठीक है, जैसे कि आप जब चाहेंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो शुरू से ही आपसे लगभग लगभग 80% या फिर 50% राशि ले ली जाती है। इसके बाद बच्चा फंस जाता है, मजबूरी में उसको उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना पड़ता है। यदि वो उसको बीच में छोड़ेगा तो उसका पैसा भी चले जाएगा और साथ ही साथ टाइम भी चला जाएगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है। इस प्रकार के जो कहना चाहिए मुद्दे थे, जिसके चलते चलते भी इस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की जरूरत पड़ गई। इसलिए ये कानून कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए प्रोविजन बनाता है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के कमर्शियलाइजेशन को रोकने का एक डिसिसिव स्टेप है। मतलब आज के टाइम में जैसे शिक्षा को हम पहले मानते थे, शिक्षा हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? ताकि बच्चे पढ़ सके, आज आगे बढ़ सके, अच्छा इंसान बन सके और अपना साथ ही साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। लेकिन आज के टाइम में ये जो एजुकेशन है दोस्तों, एक प्रकार से कमाई का जरिया बन गई। सरकार को प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसके रेगुलेशन में भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो वसूली की जा रही है वो प्राइवेट स्कूल में हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद इसके प्रमुख जो प्रोविजंस है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात यह है, इसमें गवर्निंग बॉडीज की बात की जाती है। स्टेट लेवल अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। ये बिल एक स्टेट लेवल अथॉरिटी बनाएगा जिसमें सीनियर एजुकेशन और पुलिस ऑफिशियल, साथ ही साथ एक साइक्ट्रिस्टिक, ठीक है, मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं, जो मानसिक तौर पर आप स्ट्रेस झेल रहे हैं उसको कम करने का काम करेगा। एंड कोचिंग सेंटर और पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें बैठेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का निर्माण भी किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ मेडिकल ऑफिसर जैसे कि मेंबर होंगे। ये कमेटी कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन, रूल्स का कॉम्प्लायंस मतलब पालन और ग्रीवांस रिड्रेसल सेल्स मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं शिकायत निवारण सेल, सेट करने का काम करेगी। इसके बाद रूल्स फॉर कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर के लिए भी कुछ नियम कानून आए। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, बिल इन्फोर्स होने के बाद 3 महीने के अंदर कोचिंग सेंटर को अप्लाई करना होगा। मतलब सबसे पहले जैसे ही ये बिल लागू हो जाएगा, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पर दिक्कत ये है, जो छोटे मोटे कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे।
इसके बाद स्पेस का रिक्वायरमेंट है, हर स्टूडेंट के लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर की फिजिकल स्पेस होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इस प्रकार से यदि कोचिंग सेंटर सुविधा प्रोवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी फीस भी बढ़ा देगा। इसके बाद ट्यूटर क्वालिफिकेशन, पढ़ाने वाला टीचर भी कोई आलतू फालतू नहीं होना चाहिए। ट्यूटर्स के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हो। नो फॉल्स प्रोमिसेस, कोचिंग सेंटर गारंटी ऑफ गुड रैंक्स जैसे मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर ये बोलते हैं कि यहाँ से जो टॉपर निकला वो हमारे यहाँ से निकला है, हम ही उसको पढ़ाए हैं। एक इसके अलावा नौकरी की गारंटी देते हैं, गारंटी के नाम पर फीस वसूलते हैं और बच्चे को झांसे में ले लेते हैं। कोचिंग सेंटर गारंटी ऑफ गुड रैंक्स जैसे मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं कर सकते। इसके अलावा वीकली ऑफ का भी प्रावधान है। स्टूडेंट और टीचर को हफ्ते में 1 दिन ऑफ दिया जाना मैंडेटरी कर दिया गया है। काउंसलिंग एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें, कोचिंग सेंटर में काउंसलिंग का सिस्टम होगा। उनकी वेबसाइट पर ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशन, फीस, हॉस्टल फैसिलिटीज और सक्सेस रेट की अपडेटेड जानकारी होगी। साथ ही साथ एप्लीकेबिलिटी की बात करें, ये कानून उन्हीं कोचिंग सेंटर पर लागू होगा जिनके 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो जिसके यहाँ पर 50 बच्चे जा रहे हैं, 99 बच्चे जा रहे हैं, तो उनके यहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं पेनाल्टीज फॉर वायलेशन की। पहली वायलेशन पर 50,000 का फाइन है, दोबारा वायलेशन होगा तो 2 लाख का फाइन है। उसके बाद भी वायलेशन यदि करते रहेंगे तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। अब यहाँ पर खाली फाइन लगा करके सरकार काम चला रही है। फाइन अकेले लगाने से कोई भी कोचिंग सेंटर के मन में डर पैदा नहीं होगा और वो लोग अपराध करते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं इस बिल की आलोचना की दोस्तों। तो यहाँ पर एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल में कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट की मिनिमम एज सेट नहीं की गई। इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं कम उम्र में ही, मतलब जैसे किसी ने 10वीं पास कर लिया है, सीधे कोचिंग सेंटर चला गया, 10वीं से ही वो मतलब कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा एज का वो प्रेशर झेलना चालू कर देता है। इसके बाद सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि ये बिल स्टूडेंट सुसाइड की समस्या को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या करियर काउंसलिंग को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। इसके बाद मैंडेटरी इंस्पेक्टर राज यहाँ पर हमको देखने को मिले। कमिटीज में ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। इससे रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पैसे दे करके अपना काम बना लिया जाना। इसके बाद एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी की बात करें तो जो कोचिंग सेंटर के माध्यम से जो हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा। ये कानून छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। कोटा जैसे शहर की इकोनॉमी जो कोचिंग पर चल रही है इसको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कई सारे जो सेंटर हैं स्टेट छोड़ करके जा सकते हैं और दूसरी जगह में अपनी कोचिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद बात करी जाती है दोस्तों वे फॉरवर्ड की। अब वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं क्या क्या चीज होनी चाहिए थी। ये बिल इंडियन एजुकेशन की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ फर्स्ट एड दे रहा है। असली प्रॉब्लम स्कूल सिस्टम में रोट लर्निंग पर फोकस करना और स्कूल करिकुलम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के बीच में गैप करता है। एक चीज और है दोस्तों, हम लोग आज के टाइम में ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं खुद अपनी बात कर लूं, मैं इस अपने लाइफ में कक्षा पहली से लेकर के मैंने 12वीं किया, ठीक है, 12 साल ये मेरे हो गए। इसके बाद मैंने कॉलेज किया, 3 साल वहां दिया। तो आप ये समझ लीजिए 10 से 15 साल में एजुकेशन में अपना टाइम गवाया हूँ, लगाया हूँ। इसके बावजूद मैं कोई ऐसा स्किल नहीं सीख पाया कि मैं स्कूल से निकलता तो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग सीख लेता, कार की रिपेयरिंग सीख लेता, बिजली फिटिंग का काम सीख लेता, नल फिटिंग का काम सीख लेता। कोई भी ऐसा काम मैं स्कूल से नहीं सीख पाया हूँ। ये चीज यदि बच्चे वहीं से करने लग जाए, मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम, प्रैक्टिकली एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ पर। मुझे अणु परमाणु CO2 दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाई गई हैं।
वो मेरे कौन से काम आ रही है दोस्तों? कोई भी काम नहीं आई है। नौकरी लग गई तो ठीक है, नौकरी नहीं लगी तो सब कुछ जीरो है। तो जो रोट लर्निंग है, करिकुलम है, हमारा पाठ्यक्रम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है, सबके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके बाद सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, तो हमें लग भी रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन इसके माध्यम से भी आप देखेंगे ज़्यादा कोई बड़ा अंतर हमको दिखाई नहीं देता है। स्टूडेंट सुसाइड की इस गंभीर समस्या को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को सभी स्टेक होल्डर को, जैसे कि स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलकर के काम करना होगा। सिर्फ रूल बनाने से काम नहीं चलने वाला है, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अब आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि इस विधेयक में कमियां हैं या फिर किसी सेक्टर में कुछ और सुधार हो सकता है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आप अपना व्यू जरूर रखिए दोस्तों। इसके बाद वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली वर्ल्ड के ग्लोबल ऑर्डर, साथ ही साथ भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसके ऊपर डिस्कस करने का काम करता है। शुरुआत करी जाती है इंटरनेशनल रिलेशन में। मतलब भारत जब भी किसी देश के साथ में संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो इंटरनेशनल रिलेशन की डिक्शनरी में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ही हैं जो इतने डायनेमिकली इवॉल्व हुए हैं। ये टर्म पहले सिर्फ एकेडमिक डिबेट तक सीमित थी, लेकिन अब ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की चर्चा का मुख्य विषय बन गई है। ये एक मल्टीपोलर और वोलाटाइल दुनिया में इंडिया के डिसीजन को शेप करने का काम कर रही है। जैसे जैसे ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है और पुराने अलायंस कमजोर होते जा रहे हैं, इंडिया खुद को यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रसिया जैसे कॉम्पिटिटिंग जायंट्स के बीच में एक नाजुक रास्ता बनाते हुए पाता है। अब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की परस्यूट, मतलब खोज, अब एक थ्योरेटिकल एस्पायरेशन नहीं रह गई है। ये एक डेली डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है जो कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस से भरी हुई है। बार 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 सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। तो ये आखिर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है क्या? स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब है दोस्तों कि हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी के दबाव में तय नहीं करते हैं। अमेरिका हमें, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बोलेगा तो हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। यदि हमने रसिया इन चाइ सॉरी अमेरिका की बात मान ली है, तो इसकी मतलब यही हो गया है कि हमारे पास में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी नहीं रह गई है, हम किसी दूसरे के फिर से गुलाम हो गए हैं। इसके बाद बात करी जाती है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब है एक देश की वो एबिलिटी जिससे वो फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के सॉवरेन डिसीजन एक्सटर्नल प्रेशर या फिर अलायंस ऑब्लिगेशन के बिना ले सके। मतलब मुझे किससे दोस्ती करना है, मुझे किससे सामान खरीदना है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। मेरे को मेरा दोस्त बोलेगा तू ऐसा कर, तू वैसा कर, मेरे ऊपर दबाव डालेगा तो मैं वैसा नहीं करूंगा। मुझे वो धमकाएगा तो यदि ऐसा नहीं करेगा तो सोच लेना, तो भी मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे अलग हो गया हूं, आइसोलेट हो गया हूं, या फिर न्यूट्रलिटी का ये पर्याय नहीं है। इसका मतलब है इम्प्लाइड मीनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, मल्टीपल पावर के साथ अपनी ऑन टर्म पर इंगेज करने की कैपेसिटी। इंडिया भी तो चाहेगा ना कि हम हमारी शर्त के हिसाब से ही ट्रेड करें किसी के भी साथ में। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट रहा है दोस्तों, काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है। इसकी जो जड़ें हैं हिस्टोरिकल्स हैं, और जो कॉलोनियल सब्जुगेशन, औपनिवेशिक दमन और आजाद भारत के उस निश्चय से जुड़ी हैं कि हम कभी किसी और को हमारे लिए दुनिया में हमारी जगह तय करने नहीं देंगे। मतलब बात वही हो गई है कि आने वाले टाइम पीरियड में हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि अमेरिका की बात हमने मान लिए
तो अमेरिका ने क्या काम कर दिया, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो किसने बैठाल दिया, अमेरिका ने बैठाल दिया। अमेरिका जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए राइटर का कहना है कि इंडिया सब कुछ अपने हिसाब से करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो सरकार अभी उठा रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों, बात करें जैसे कि कोल्ड वार की यहाँ पर बात करी जा रही है। उस टाइम पीरियड में नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी, मतलब ना हम रसिया के साथ हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई है वो भी लगभग लगभग ऐसी ही है। ठीक है। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के साथ एडाप्टेशन करते हुए इंडिया की फ्रीडम ऑफ एक्शन को बनाए रखने की कोशिश करी है। थ्योरी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रिजिड ब्लॉक पॉलिटिक्स एंड मैसिव डिसएंगेजमेंट के बीच में एक रास्ता लेकर के आती है। प्रैक्टिस में इसके लिए डेफ्ट डिप्लोमेसी, इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस, नेशनल इंटरेस्ट की क्लियर आइड अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है। दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है ना, थोड़ा सा लंबा भी है, और लैंग्वेज जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ी सी क्रिटिकल टाइप की लगेगी, हार्ड टाइप की लगेगी, और कभी कभी बीच बीच में बोरिंग भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वर्तमान समय में दोस्तों जो भी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत के सामने चुनौती भी है और भारत के साथ में अपॉर्चुनिटीज भी है। अमेरिका अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में लोग मेरी सुने, पूरी दुनिया में मेरा ही दबदबा हो। यूनिपोलर मूवमेंट का एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर को वो रास्ता दिखा चुका है, जहां पर चाइना की असर्टिवनेस है, रसिया का रिविजनिज्म है, संशोधनवाद है। रसिया अपने आप को रिवाइज किया है हर सेक्टर में। एंड जो वेस्ट है उसकी इंटरनल डिवीजन, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी आपसी मतभेद चल रहा है कि अमेरिका के साथ जाएं कि नहीं जाएं। वाशिंगटन की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, एंड एक्सेंचुएटेड मतलब बढ़े बढ़े होकर के एक परिवर्तनशील एंड अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट हमको पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। अब भारत के लिए मतलब ये हो गया है कि भाई कैसे भी करके अपने जो कोर इंटरेस्ट है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रीजनल स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को आप सेफगार्ड करो, रिश्तेदारी बाद में निभाओ। ये सारी चीज करते हुए मेजर पावर के साथ अपने रिलेशन को रिकैलिब्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका के साथ इंडिया का रिलेशन पिछले 20 साल में काफी ज्यादा डीप हुआ है। भारत अमेरिका के काफी करीब गया है। उसका रीजन वही था कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे थे। हम बहुत सारे इक्विपमेंट रसिया से खरीद रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज हम रसिया के साथ, सॉरी, अमेरिका के साथ में कर रहे हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब चाहे वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, हमारी काफी ज्यादा मैच्योर हुई है। इसके साथ ही साथ भारत ने बोला कि हम क्वाड में भी शामिल होंगे। इसके अलावा I2U2 की बात करें, ठीक है, ये जैसे कि ये क्वाड हो गया जिसमें 4 कंट्री हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत। साथ ही साथ इंडिया ने बोला हम एक और ग्रुप है इसमें भी शामिल होंगे, जिसका नाम है I2U2। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूएस। साथ ही साथ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्यों बनाया गया है? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के हिसाब से इसको बनाया गया, और इंडिया इसमें शामिल भी हुआ है। आईमैक
इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। साथ ही साथ चाइना राइज कर रहा है, इसलिए भी अमेरिका के पास हमको जाना पड़ा था। फिर भी देखा जाए हमारे जो रिलेशन हैं इसमें भी कोई ना कोई दिक्कत है। ट्रम्प की इरेटिक ट्रेड पॉलिसी, मतलब एकदम वो बनियावाद की पॉलिसी है उनकी। वो एक राष्ट्रपति के तौर पर देश को नहीं चला रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन के तौर पर देश को चला रहे हैं। इसका मतलब ये है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है वहां के बिजनेसमैन का। पैसा मिला होगा, पैसा दिए होंगे, पैसे का प्रेशर होगा, इसलिए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। आगे राइटर का कहना है कि देखिए, इसके बाद सेकंड टर्म में स्टिंजिंग टैरिफ, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाना, बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाया जाना, इससे जो इकोनॉमिक टाइस है, इससे बहुत सारी कंट्रीज के साथ में, साथ ही साथ भारत के साथ में तो बिगड़ा ही है अमेरिका का रिलेशन। अब आप बोलते हो कि हम रसिया से तेल ना खरीदें, दिक्कत वाली बात है ना। हम क्यों उससे तेल नहीं खरीदेंगे जब हमको वो सस्ता तेल दे रहा है, तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है। इसके अलावा वाशिंगटन का प्रेशर एंड वेस्टर्न पोजीशन के साथ क्लोजर टाइस हमारे हो रहे हैं, जैसे हमने अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो ये भी अमेरिका को काफी ज्यादा कड़वा लगा है। अब इंडिया का जो रिस्पॉन्स है काफी ज्यादा सोचा समझा, एकदम एग्रेसिव तरीके से इंडिया ने कोई भी कदम नहीं उठाया है दोस्तों, हमेशा काफी ज्यादा मीजर्ड इस रिस्पॉन्स लिया है। ये यूएस के साथ एंगेज करना जारी रखता है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिपेंडेंट पोजीशन रखता है, एंड आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट से ऊपर नेशनल इंटरेस्ट की प्राइमेसी पर जोर देने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम चाइना की, कि आप चाइना के साथ में किस प्रकार से डील कर रहे हैं। ठीक है, चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशन है 2020 के बाद से काफी ज्यादा कड़वे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति इंडिया आए, भारत के प्रधानमंत्री भी चाइना गए, ताकि रिलेशन को थोड़ा सा हम बैलेंस कर सके। चाइना एक और कॉम्प्लेक्स चैलेंज पैदा करता है। 2020 में इंडिया के साथ बॉर्डर क्लैशेस हुआ, दोनों देशों की सेना का आपसी झड़प हुआ। इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि नहीं, आप भी पीछे हटो, हम भी पीछे हटेंगे, डी एस्केलेशन करते हैं। फिर भी चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके बाद हमने सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक रिलेशन को ही खत्म किया था चाइना के साथ में। सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी चाइना का माल हमारे देश में आ रहा है, और अभी तो इंडिया ने और भी ज्यादा बोल दिया है कि नहीं, आप एकदम ओपन तरीके से हमारे यहाँ पर आइए और इन्वेस्टमेंट का काम करिए। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो ट्रेड है अमेरिका के साथ में वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगे राइटर का कहना है कि इंडिया का जो अप्रोच है वो क्या है, वो काफी एकदम ध्यान के साथ में इंगेज करेगा, लेकिन उसकी जो सोच है एकदम दृढ़ है। ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहता है, जैसे चाइना कर रहा है तो हम भी करेंगे। इसके अलावा इंडो पैसिफिक जो पार्टनर है उनके साथ में हम इंगेज होकर के चलते हैं, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर पीस बनी रहे, चाइना जो अपनी बढ़त बना रहा है उसको हम रोक सकें। इसके अलावा हम हमारे देश में ही अपने इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत जो ग्लोबल स्टेज है, मंच है, उसका एकदम सही सही प्रयोग कर रहा है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ हो, इस प्रकार के जो मल्टीलैटरल फोरम है इसमें बढ़िया तरीके से अपनी आवाज रखता है, ताकि हम एक बैलेंस स्थापित कर सकें। यहाँ पर चाइना एक लीडिंग रोल प्ले करता है। ये एक डिफिकल्ट है लेकिन नेसेसरी बैलेंसिंग एक्ट माना जा रहा है। अब राइटर का कहना है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है टकराव और कैपिटुलेशन, मतलब आत्मसमर्पण, दोनों का विरोध करना। इसका मतलब ये है सोवर्निटी को हम एकदम मैन खंबा माने,
एंड किसी राइजिंग चाइना के लिए किसी और देश का काउंटर वेट बनने से रिफ्यूज कर देना, मतलब हमारे कंधे में रख करके अमेरिका गोली चलाएगा किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, ये नहीं चलने वाला है। इस प्रकार से भी हम लोग ये चीज का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ चाइनीज एक्सेस को इंडियन इकोनॉमी तक कंट्रोल करना, सिमल्टेनियसली कम्युनिकेशन के चैनल को ओपन रखना, मतलब ऐसा ना हो हम इतने ज्यादा रिलेशन खराब कर लें कि चाइना के साथ में हमारी बातचीत ना हो पाए, कोई थर्ड कंट्री हमारी बातचीत करे, हम इतना भी ज्यादा नहीं रिश्ते अपने बिगाड़ने वाले हैं। इसके बाद भारत के जो संबंध हैं रसिया के साथ में किस प्रकार से चल रहे हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। रसिया के साथ में भारत के जो रिलेशन हैं आज के नहीं हैं, कोल्ड वार के टाइम पीरियड से ही हमारे जो रिलेशन हैं रसिया के साथ में बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के मामले में हो। रूस चाइना के साथ में धीरे धीरे कर करके अपनी निकटता को जो है बढ़ा रहा है, उसका बड़ा रीजन यही है, अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, वेस्टर्न कंट्रीज उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है जाएगा तो जाएगा कहाँ आखिर। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद रसिया की जो ग्लोबल आइसोलेशन है, इसके बावजूद इंडिया ने अपने टाइज को मेंटेन करके रखा है। भारत रसिया के साथ में ऑयल खरीदता है, भारत रसिया से वीपन खरीदता है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट हमारा कंटिन्यू है। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री हैं इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन अभी इंडिया चुपचाप खड़ा है। रसिया के साथ में इसका जो रिलेशन है काफी हिस्टोरिकल है, मल्टी डायमेंशनल है एंड एक्सटर्नल वीटो के अधीन नहीं है। कोई मना करेगा हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। साथ ही साथ ये अपने मिलिट्री इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि हम किसी से खरीदें ही ना एक डिफेंस इक्विपमेंट, हम खुद अपने देश में बनाएं। इस प्रकार का काम कर रहा है एंड न्यू पार्टनरशिप को एक्सप्लोर कर रहा है इंडिया आज के टाइम में, लेकिन पुराने को छोड़ नहीं रहा है। रसिया को हम छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। यहाँ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एक बाइनरी कॉन्ट्रास्ट है, इसमें साइड चुनने से रिफ्यूज करने के बारे में हमें सोचना है। इसकी बजाय हमें क्या काम करना है, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी क्राफ्ट करना है जो इंडिया की यूनिक जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड एस्पायरेशन को रिफ्लेक्ट करेगी। इसके बाद G20 की प्रेसिडेंसी हुई। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि इंडिया अब ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, मतलब पूरे ग्लोबल साउथ की क्या दिक्कत है वो हम मंच तक लेकर के आएंगे। अब उन्होंने ये कहा कि उसकी डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक बकेट ऑफ होप है, जिसे उसके मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चरल फैब्रिक की स्ट्रेंथ से वो नरिश किया गया है। मतलब हम किन किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल, इसलिए हम हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं कि पूरी दुनिया में किसी एक का राज नहीं होना चाहिए, अमेरिका का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। आगे राइटर का कहना है कि जो बात इमर्ज होकर के आती है वो एक रीबैलेंसिंग वर्ल्ड में इंडिया की एक सॉवरेन पोल के रूप में विजन है कि हम क्या थिंक करते हैं। एक ऐसा देश जो ना तो आंख मूंद करके किसी के लिए हाथ जोड़ेगा, सॉरी हाथ मिलाएगा किसी से, ना ही वो किसी के एकदम अलग थलग रहना चाहता है। इंडिया का राइज होना तब सिविलाइजेशन प्लूरल एंड डीपली पॉलिटिकल, ऐसे टाइम में हम उभर करके सामने आ रहे हैं। आगे राइटर का कहना है कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल अलग और आजाद रहना चाहिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा इस दुनिया में करना है, ठीक है, जो
आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जहाँ टेक्नोलॉजी पर कुछ ही देशों का कंट्रोल है और जहाँ दूसरे देशों के साथ मिलकर के काम किए बिना काम नहीं चलने वाला। ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। हम बोल ज़रूर देते हैं लेकिन मुश्किल काम ज़रूर है। इसलिए आज़ादी का मतलब अब अलग-थलग हो जाना नहीं है, बल्कि इतना मजबूत और लड़ाकू बन जाना है कि दुनिया के साथ जुड़कर भी अपने फैसले खुद लो आप। इसके लिए बहुत पैसा, मजबूत इकोनॉमी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और देश की अंदरूनी एकता ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर देश कभी ट्रूली आज़ाद नहीं हो सकता है। आजकल साइबर अटैक, एआई और स्पेस जैसी नई जंग में हमको मजबूत करना ज़रूरी है। डेटा पर कंट्रोल रखो, अपने डिजिटल सिस्टम को सुधारो एंड सप्लाई चेन की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये कोई सिंपल नारा नहीं है, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटजी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ काम करो लेकिन उसके गुलाम नहीं बनना है। चाइना को रोको लेकिन युद्ध मत छेड़ो। रशिया के साथ पुराने रिश्ते निभाओ लेकिन उसकी प्रॉब्लम अपने ऊपर नहीं लेना। ऐसा करने से भारत दुनिया से अलग नहीं होने वाला है, बल्कि दुनिया के अंदर अपनी आज़ादी और अपना अस्तित्व बना कर के रखेगा। ये अकेला खड़ा होना नहीं है, बल्कि गर्व से अपने पाँव पर खड़ा होना है। भारत को अमेरिका, चाइना और रसिया के बीच इसी स्ट्रेटजी को, डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है।